फ्रेंड्स, ई कॉमर्स में एक वक्त था जब इंडिया में जो सेलर्स आते थे वो हर आइटम्स की 2 से 3 यूनिट लेके आते थे और उसको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या जो भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस इंडिया में है उन पर वो लिस्टिंग्स करते थे और धीरे धीरे उनको रिस्पांस मिलना स्टार्ट होता था और एक समय बाद वही आगे चल के बहुत बड़े सेलर्स में कन्वर्ट हो जाते थे और इंडिया में बहुत अच्छा ई कॉमर्स बिजनेस करते थे। बट आज की डेट में ये सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है। जितनी तेजी से ई कॉमर्स आगे बढ़ रहा है, साल 2025 तक ई कॉमर्स एक बड़ा माइलस्टोन बनाने वाला है। बट दोस्तों, उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंपटीशन और बहुत बड़े चैलेंजेस भी ई कॉमर्स में लगातार आ रहे हैं। इस समय अगर बात करें, जैसा आप मुझसे कई बार पूछते हैं कि ई कॉमर्स में अगर आना है तो क्या मुझे अपनी जॉब को लेफ्ट करना पड़ेगा, कितना पैसा लेके हम ई कॉमर्स में आए, मतलब कितना कैपिटल हमको लगाना पड़ेगा, कितने आइटम हमको लेके आने हैं, अपनी वेबसाइट या ब्रांड कब बनाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप मुझसे पूछते रहते हैं। इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता दे रहा हूं जिससे आपको ये सारा टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा कि ई कॉमर्स में अगर आपको सक्सेस पाना है तो किस तरीके से आगे बढ़ना है और क्या स्ट्रेटजी आपको इम्प्लीमेंट करनी है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जैसा मैं आपसे कह ही रहा था कि ई कॉमर्स बहुत तेजी से बदल रहा है। अब जो सेलर्स आ रहे हैं, अगर उनके पास एक अच्छा कैपिटल नहीं है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है, अच्छे आइटम्स नहीं हैं, तो वो ई कॉमर्स में स्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं। अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो या आपकी अपनी वेबसाइट क्यों ना हो, आज की डेट में अगर आपको ई कॉमर्स में पकड़ बनानी है तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना जरूरी है और उस प्लान के साथ में आपको रिस्क एनालिसिस भी करना पड़ेगा कि आप मीशो पे सेल करते हैं, आप अमेजॉन पे सेल करते हैं, फ्यूचर में अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम आई तो अल्टरनेट वेज क्या आपके पास में है, ये पूरा प्लान करके आपको आना पड़ेगा। अब ऐसे सेलर्स जो कि कुछ 2-4 आइटम्स लेके ही अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे चले आते हैं, वो दूसरे सेलर्स की फोटोज को कॉपी करते हैं, उन्हीं की लिस्टिंग्स को कॉपी करते हैं और 2-2 पीसेस लाके अपनी लिस्टिंग कर बैठते हैं और सोचते रहते हैं कि उनको अच्छी सेल्स पे मिल जाएगी और वो ई कॉमर्स में सक्सेस भी पा जाएंगे। याद रखिए, अब ऐसे सेलर या तो मार्केट प्लेस उनको सस्पेंड कर दे रहा है या तो उनके लिस्टिंग्स को विजिबिलिटी ही नहीं मिल रही है, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि देखा होगा आपने, हाल में बहुत सारे ऐसी कंपनीज आई, चाहे वो अमेजॉन पे हो, फ्लिपकार्ट पे हो, जिनके पास एक बड़ा कैपिटल है, उनके पास एक बड़ा बिजनेस प्लान है, बहुत बड़ी इन्वेंट्री है, बड़ी कैटलॉग है उनके पास। तो कहने का मतलब ये है ना कि अगर आपको उनसे कंपटीशन लेना है तो भले ही आपके पास उतना कैपिटल, उतनी इन्वेंट्री ना हो, बट आपके पास जितना भी है उसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। और इंडिया में ई कॉमर्स में यूनिकनेस बहुत मायने रखता है क्योंकि इंडिया का जो कल्चर है, यहाँ पे जब कोई नई चीज़ मार्केट में आती है तो वो उतनी तेज़ी से पिकअप होती है और बहुत ऊपर तक जाती है, बट धीरे धीरे वो स्लो डाउन होती हुई चली जाती है। इसीलिए अगर आप कोई घिसा पिटा प्रोडक्ट लाते हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मार्केट में बिक चुका है, तब तो आपको सक्सेस मिलने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस ही बंद कर दें। इसीलिए प्रोडक्ट में यूनिकनेस होना बहुत ज़रूरी है और जैसे जैसे आपको टाइम बीतता जाएगा आपका एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, कोई भी मार्केट प्लेस हो, यहाँ पे क्या है ना कि कुछ चीज़ें बहुत केयरफुली आपको करनी पड़ेंगी। मैंने कुछ वीडियोज में पहले भी डिस्कस किया है। होता क्या है कि जब हम एक नए सेलर होते हैं और ऑनबोर्ड होते हैं मीशो, फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे और धीरे धीरे हमारे पास अच्छी प्लानिंग होती है, अच्छा काम भी हम कर पाते हैं, अच्छी सेल भी हमको मिलती है, बट वहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती ई कॉमर्स सेलर्स कर बैठते हैं। वो होता है अपनी ब्रांड वैल्यू नहीं बनाते हैं। वैसे अगर पिछले दशक में ई कॉमर्स की बात करें
करें तो जितने भी ये ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है इंडिया में, ये आपको मना करते थे कि आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हमारे आइटम पे नहीं लिख सकते जो आप हमारे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंडमेंट किया ई कॉमर्स एक्ट में, वैसे ही आज की डेट में इन सब की मजबूरी बन चुकी है कि ये एक नया कॉलम बना के लिस्टिंग में देते हैं जहां पे मैन्युफैक्चरर या रिटेलर अपनी सारी इंफॉर्मेशन मेंशन कर सकता है, चाहे आपका मोबाइल नंबर हो, चाहे आपकी ईमेल आईडी हो और चाहे आपकी वेबसाइट हो। जो सेलर्स प्रॉपर तरीके से इन सारी चीजों को मेंशन करते हैं, अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, भाई वेबसाइट तो आप तभी मेंशन करेंगे ना जब आपके पास एक वेबसाइट हो और एक अपना ब्रांड हो। कहने का मतलब है कि अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं ई कॉमर्स में तो सबसे पहले तो आप अपना ब्रांड बना लीजिए और उसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में अप्लाई करा लीजिए, जिससे आप कम से कम उस ब्रांड में टीएम सिंबल यूज कर पाएं। और उसके बाद उस ब्रांड को लेने से पहले एक चीज आपको जरूर देखनी चाहिए कि जो मैंने नेम डिसाइड किया है ब्रांड का, क्या उस नाम से डोमेन अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के लिए या नहीं अवेलेबल है। अब चाहे .in हो, .com हो या कुछ भी हो, वो अवेलेबल होना चाहिए। कुछ सेलर ऐसे थे जो आगे बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपना डोमेन सर्च किया तो वो डोमेन कोई परचेज कर चुका था, ऑलरेडी ऑक्युपाई हो चुका था, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसीलिए आप प्रॉपर एक ब्रांड बनाएं, उसको इनरोल कराएं और अपनी एक वेबसाइट बना दें। जिस तरीके से आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग्स करते हैं, आजकल ई कॉमर्स बहुत सिंपल है। आगे मैं लाइव वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं जहां पे मैं पूरा आपको बताऊंगा कि कैसे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई जाती है और बहुत सिंपल है, और कैसे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया जाता है चीप एंड बेस्ट रेट में। अब होता क्या है कि जिस समय हम अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे काम कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उस समय हम अपनी वेबसाइट बनाना भूल जाते हैं। क्योंकि हमारे पास अपनी वेबसाइट तो होती नहीं है, तो कस्टमर को हम वेबसाइट की इंफॉर्मेशन भी नहीं दे पाते हैं। इससे क्या होता है कि जो अच्छे कस्टमर्स हैं, जिनको आपका प्रोडक्ट अच्छा लगता है, जब वो कस्टमर आपकी वेबसाइट गूगल पे या सर्च इंजन में सर्च करते हैं और उनको आपकी वेबसाइट मिल जाती है, तो वो आपके बाकी सारे प्रोडक्ट्स को भी एक्सप्लोर करते हैं और आप समझ पा रहे होंगे, हो सकता है उनका आपसे एक ऐसा अटैचमेंट बन जाए कि वो आपके परमानेंट कस्टमर हो जाए और वो आपकी वेबसाइट से भी परचेजिंग करें। अब है क्या, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे तो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनका कस्टमर रिटर्निंग रेट लगातार कम होता जा रहा है। कहीं ये 20-30% ही रह गया है। क्यों? क्योंकि आजकल के जो इंडिया में कस्टमर्स हैं वो अमेज़न, फ्लिपकार्ट नहीं देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि एक क्वालिटी प्रोडक्ट हमको सस्ता कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे ये गारंटी है कि जो आइटम आ रहा है वो नकली नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में चल रही हैं। तो समय के साथ साथ जब आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे सेल करें, तो जिस समय आप आगे निकल रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आपको धीरे धीरे अपनी वेबसाइट को भी उसी तरीके से और अच्छा बनाना चाहिए, जिससे जो कस्टमर्स आपके बढ़ते हुए जा रहे हैं, जब वो आपकी वेबसाइट पे लैंड करें तो वो आपके प्रोडक्ट्स को देख के अट्रैक्ट हों और वो आपसे कॉन्टैक्ट करें, और हो सकता है वो आपके एक परमानेंट कस्टमर में कन्वर्ट हो जाए। अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ कह दिया है कि कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर या मार्केट प्लेस, ये जो सेलर्स होते हैं, उनको बाध्य नहीं कर सकता है कि नहीं, वो उनसे कोई कस्टमर डायरेक्ट परचेजिंग नहीं कर सकता है। अगर आप अपना नेम, मोबाइल नंबर, वेबसाइट अमेज़न, फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग में लिख रहे हैं, वो बिल्कुल वैलिड है आज की डेट में, और कोई कस्टमर आपको डायरेक्ट फ़ोन करके वो कुछ भी आपसे कर सकता है। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है और ना ही इसमें कोई पॉलिसी वायलेशन है। अगर आप अपने 30% कस्टमर्स भी रिटेन कर पाते हैं जो आपसे डायरेक्ट परचेजिंग करने लगे, तो यकीन मानिए आप इन सारी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस को भूल जाओगे और फिर आप सीधा अपने वेबसाइट पे ज्यादा ध्यान देने लगोगे और अच्छा आप काम करने लगोगे। क्योंकि आज आपके पास गूगल एड्स की पावर है, सोशल मीडिया एड्स की पावर है, जहां पे आप चुटकी में वेबसाइट बना के उनको फेसबुक एड या गूगल एड से प्रमोट करके आप सिंपली ट्रैफिक ले सकते हो। और ट्रैफिक लेने के बाद आजकल नए नए कोरियर एग्रीगेटर मार्केट में है, आई थिंक लॉजिस्टिक है, सिप रॉकेट है, इनकी वीडियोज मैंने ऑलरेडी बना के आपको बताया है, जहां पे 100 रुपए, 50 रुपए के रिचार्ज में आपका अकाउंट बन जाता है और सिंपली आप
अपना आइटम कोरियर एग्रीगेटर के थ्रू मन चाहे कोरियर से जो है भिजवा सकते हैं कस्टमर को, और वो रिटर्न लेके भी आएंगे अगर कस्टमर रिटर्न करता है। साथ में आपको COD फैसिलिटी भी मिलती है। तो वेबसाइट बना के सेल करना काफ़ी इजी हो चुका है इन कोरियर एग्रीगेटर की वजह से, चाहे वो शिपरॉकेट हो या आई थिंक हो, क्योंकि ये इंडिया में बहुत बढ़िया इस समय काम कर रहे हैं। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि आपको इन ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस पे सेल करने के साथ साथ अपनी वेबसाइट पे भी प्रोग्रेसिव रहना है, कॉन्टिन्यूअस रहना है और उस पे लगातार काम करते रहना है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, कहीं पढ़ाते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, या आपका कोई पार्ट टाइम और भी बिजनेस है और आप ई-कॉमर्स में आ रहे हैं या अभी आए हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको उस बिजनेस को कतई बंद नहीं करना है, आपको उस जॉब को कतई नहीं छोड़ना है जब तक आपको ये ना लगे कि अब हम सेटल हो गए हैं और हम ई-कॉमर्स में एक नए मुकाम तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेलर्स आते हैं जिनकी कुछ सेल होने लगती है, उसके बाद वो अपनी जॉब को छोड़ देते हैं और आगे चल के उनको लगता है कि यार ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो अगर आप ऐसे सेलर नहीं हैं जिनके पास एक बड़ा कैपिटल है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं या एम्प्लॉई हैं, तब तो देखो आप प्रॉपर प्लानिंग करके आओगे, प्रॉपर रिस्क एनालिसिस करके आओगे, तो वहां तो जॉब का और पार्ट टाइम बिजनेस का तो कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक स्मॉल सेलर हो या मीडियम स्केल सेलर हो और आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, कहीं पे काम कर रहे हो, तो शुरुआत में आपको कुछ दिन तक उसको लेफ्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, भले ही आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े। क्योंकि अगर आप उसको पार्ट टाइम लेके चलते रहेंगे और कल को आपको ई-कॉमर्स में सक्सेस नहीं मिली, तो आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। क्योंकि मैंने देखा है जो मेरी वीडियोज लोग देखते हैं, उनकी जो एज ग्रुप है वो 18 साल से लेकर 30 साल तक है। तो ये ऐसा एज ग्रुप है, अगर यहाँ पे एक दो बार आप फेल भी हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फेलियर का जो रीजन है उसको देखिए और फिर उस पर काम करिए, क्योंकि उसके बाद जो आप नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे उस पे आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अब आप कहते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट बेचें, कहां से लाएं। मैं आपको डेफिनेटली एक बात बताना चाहता हूं, ई-कॉमर्स में ये सब कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता। आपको जो बेचना है वो बेचो, सब बिकता है, लेकिन सही प्राइस आपको देना पड़ेगा और सही मैन्युफैक्चरर से आपको वो आइटम खरीदना पड़ेगा। और अगर आप ही उसके मैन्युफैक्चरर हुए तब तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप जो प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर रहे हैं वो कहीं रिटेलर या कहीं थर्ड पार्टी से ले रहे हैं, वो आपको महंगा ही पड़ेगा। तो अगर आज की डेट में ई-कॉमर्स में आप सही सेल प्राइस नहीं लगाते हैं, तो आपका प्रोडक्ट कितना प्रमोट क्यों ना हो जाए, कितने आप कैंपेन क्यों ना चला ले अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो पे, बट दोस्तों आपको सेल नहीं मिलेगी। और अगर लक बाई चांस आपको सेल मिल गई तो वो आइटम रिटर्न भी कस्टमर करेगा और नेगेटिव फीडबैक एंड प्रोडक्ट रिव्यूज भी आपको सबमिट करेगा। अल्टीमेटली वो आपके बिजनेस को और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए प्रॉपर प्लानिंग करिए। कोई बात नहीं, जो प्रोडक्ट लाइए पहले रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि सब कुछ बिकता है, बेचने वाला होना चाहिए, साथ में उसकी एक अच्छी पॉलिसी होना चाहिए। और अपने वेबसाइट पे भी आप उनकी लिस्टिंग्स करते रहें, भले ही आप वहां पे प्राइस डिस्क्लोज ना करें, क्योंकि आजकल वेबसाइट में तरह तरह के ऑप्शन होते हैं। आप अपनी लिस्टिंग्स वहां पे कर दें। प्राइस डिस्क्लोज करने के लिए आप अपना व्हाट्सएप नंबर वहां मेंशन कर दें और जो भी कस्टमर खरीदना चाह रहा है आप सीधे उससे बात करके उसको प्राइस बता दें। आपकी मर्जी, चाहे जैसे करें। किसी की लिस्टिंग कॉपी करके, किसी के ब्रांड को इन्फ्रिंज करके या किसी के प्रोडक्ट में अपनी मैपिंग करके, ऐसे जो सेलर्स होते हैं वो तो वैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। आज नहीं तो कल जिस लिस्टिंग में आपने मैपिंग की है, जिस सेलर की लिस्टिंग को आपने कॉपी किया है, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। एक ना एक दिन वो आपको कंप्लेन भी करवाएगा और मे भी आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाए। तो आप जो कुछ भी करिए अपना करिए, किसी दूसरे का कॉपी करने का बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि फिर आप लॉन्ग टाइम तक ई-कॉमर्स में नहीं चल पाएंगे और आपका पूरा बिजनेस शट डाउन हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली इससे आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहां पे इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।